अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैफ वन लेक्चर वन स्टार्ट करते हैं जी। हम ऑटम 2022 की अटैम्प्ट है जी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, जैसे मोस्टली नहीं बल्कि मैं ये कैमरा सेट होते होते अपने फिज़िकल बच्चों से पूछ रहा था कि पीआरसी का पर्चे कौन कौन दे के आए हैं, तो अभी तो पहली अटैम्प्ट ही नहीं हुई। ठीक है, सब बच्चों ने कहा हम तो एफसी करके आए हैं। तो शायद पूरी क्लास के अंदर 2-4 बच्चे हों जिन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अकाउंटिंग बेसिक कहीं पढ़ी भी हो। ये जितनी भी पढ़ी हुई हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम जो है इस क्लास के अंदर बेसिक से ही चीज़ों को उठाएंगे, यानी कि यही अज्यूम क्या करना है, बल्कि है ही ऐसे कि जैसे आप लोगों ने आज तक पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। ये क्लास हम इस तरह से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये सेशन जो होगा ये इंट्रो प्लस FAR1 होगा। पर्चा तो हमने FAR1 का ही देना है। कैफ वन का पर्चा जो है इस वक्त कैफ वन में वो FAR1 ही है, लेकिन FAR1 करने के लिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो इंशाल्लाह हम हर चीज़ बेस से ही उठाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से आप लोगों को मैं सिखाना शुरू करूँगा। सारी चीज़ें जो हैं वो हेड्स ऑफ अकाउंट से स्टार्ट करते हुए डेबिट क्रेडिट की बात करते हुए इंशाल्लाह जो है वो हम पहले बेसिक्स को सीखेंगे। उसके बाद फिर क्योंकि आपने तो अकाउंटिंग के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ रखा होता, ठीक है, तो FAR1 का भी कोई भी टॉपिक करना होगा, उसमें जहाँ पर भी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है, तो पहले उसको जो है वो मैं आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन लगेंगे आप लोगों को सिखाने के लिए वो सिखा कर ही आगे चलूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स। अब आपके FAR1 के सिलेबस के अंदर एक्रूअल प्री पेमेंट्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन पूरे FAR1 के अंदर यूज़ होना है। अब जैसे ही पहली दफ़ा एक्रूअल प्री पेमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक के अंदर आएगा तो उसको शुरू करने से पहले हम कम अज़ कम 2-3 भी हो सकते हैं लेक्चर्स जो हैं वो हम एक्रूअल प्री पेमेंट्स के ऊपर लगाएंगे, उसको सीखेंगे, उसके बाद फिर उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही टॉपिक है बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ऐसे ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ऐसे ही इन्वेंट्रीज का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स इंट्रो के अंदर पूरे टॉपिक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्रूअल प्री पेमेंट्स चलो 2-3 दिन ही लगते हैं इंट्रो में भी। बैड डाउटफुल डेट के ऊपर हफ्ता लग रहा है, इन्वेंट्रीज के ऊपर 13-14 दिन लग रहे होते थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर। इतना टाइम हम यहाँ पे नहीं लगा रहे होंगे, ठीक है। हम सिर्फ वो काम करेंगे जिसको करने के बाद हम अपने पेपर के लिए तैयार हो जाएं। बेसिक नॉलेज हम लेते हुए जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमने आज तक अकाउंटिंग पढ़ी नहीं हुई है। तो हाइब्रिड वाले बच्चे आवाज़ सही आ रही है? सही है, पक्की बात है। अच्छा, तो हमने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं हुई है, हम क्या करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बल्कि लास्ट टाइम मेरे पास 2 तरह के बैचेस थे, क्योंकि लास्ट टाइम ही ये जो स्कीम जब वो चेंज हुई थी तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहले इंट्रो पढ़ रखी थी वो आए थे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई थी, डायरेक्ट AFC से आए थे। अब 2 तरह के बैचेस मेरे बने थे, एक में FAR1 ओनली था, एक इंट्रो प्लस FAR1 था। लेकिन मेरा अपना फीडबैक और बच्चों का भी फीडबैक इस बैच के अंदर ज़्यादा अच्छा रहा था। पता नहीं क्या वजह है, शायद ये वजह थी कि हम बिल्कुल बेस से चीज़ को उठाते थे, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती थी आप लोगों के एंड पे, मेरे एंड पे भी, लेकिन आप लोगों के एंड पे उससे ज़्यादा एफर्ट आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, कि आपने थोड़ा घर जाके मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर आप 1 घंटा डेली पढ़ने के आदी हैं तो आपको 1.25 घंटा 1.5 घंटा, इतनी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। इंक्रीमेंट अगर आप कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करें ना तो थोड़ी चीज़ ऐड होती है, ठीक है ना। तो आप रोज़ाना 1 घंटा पढ़ने की बजाय 1.5 घंटा पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इतनी सी एफर्ट आपकी तरफ से ज़्यादा हो रही होती है। तो फिर जब बेस से उठाते हैं चीज़ों को तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अच्छी समझ आती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप बस यूँ ही समझिएगा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो कुछ चीज़ है ही नहीं, दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो FAR1 का हमारा पेपर है इसकी तैयारी करने के लिए हम चीज़ें पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हम इसको पढ़ते चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे इंट्रो का कॉन्सेप्ट आया, कहाँ पे FAR1 का आया, हम इस चीज़ से ही बालातर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने बस क्या ज़हन के अंदर रखना है, FAR1 का पर्चा तैयार कर रहे हैं और FAR1 का ही सिलेबस है जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जो चीज़ें बीच में एडिशनल होंगी वो बीच में ही आपके जो है वो मैं बिल्ट इन कर दूँगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, FAR1 की बुक कुछ दिनों में आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा इंशाल्लाह। FAR1 की बुक जब तक आपको अवेलेबल नहीं करूंगा, जो चीज़ ज़रूरत होगी आपको वो मैं हैंडआउट्स के अंदर प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब FAR1 की बुक से भी पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि एक छोटा सा
बुकलेट सा बना लें जिसके अंदर मैं कोशिश करूं कि जो इंट्रो के टॉपिक्स रिवाइज करने होते हैं उनको एक अलग से बुकलेट की फॉर्म में आ दें, क्योंकि वो सिलेबस का उस तरह से तो पार्ट है नहीं कि हम उसको बुक का पार्ट बनाएं। आईकेएप की बुक के अंदर भी वो चीज़ें नहीं है। बैड और डेट का टॉपिक, वीआरएस का टॉपिक है, इन्वेंट्रीज का टॉपिक है, एक्रूअल प्री पेमेंट्स का है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स बनते हैं, जितनी रिवीजन हमने करनी हो उतनी मैं एक छोटे से बुकलेट के फॉर्म में बना के वो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूँ। FAR1 की बुक हम अलग ही रखें, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बुकलेट जो है वो 2-3 दिन के अंदर अवेलेबल कर दूंगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक इंशाल्लाह जो है मैं आपको हैंडआउट्स की फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। बुक्स जो हैं उनके बारे में ग्रुप्स के अंदर जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे वो बार बार सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। जिस दिन बुक्स तैयार हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, उस दिन फिजिकल बच्चों को भी और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैसेज के ज़रिए कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि आपकी बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। देखें, चीज़ों को इफेक्टिवली लेकर चलना है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी साथ साथ बातें हो रही हैं, आप बीच में थोड़ा सा फिर, ठीक है ना, हाँ माजरत, उनको भी थोड़ा सा साथ लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है, बातों में। तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है कि वीक के अंदर हम एक जूम सेशन रखा करेंगे। वो हम डिसाइड कर लेते हैं, ज़रा क्लासेस 1-2 दिन चल लें, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं किस दिन रखा करेंगे, कितने टाइम के लिए रखा करेंगे। ज़रूरत महसूस होने पर, वो मेरे ऊपर है, ठीक है। अगर मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ कि जी एक से काम नहीं चल रहा, तो फिर मैं उसको देख लूँगा बढ़ाना या नहीं, लेकिन ज़रूरत महसूस होने पर जो मुझे लगा तो, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऑनलाइन वाले बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाएंगे, उसके अंदर आपके टीएस मौजूद होंगे, पीयर्स होंगे, आप डिस्कशन करेंगे। तो मैं वहाँ से भी कोशिश करूँगा कि जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा सामने नज़र आ रही होंगी मैं उनको भी वहाँ से अपने टीएस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करवा के उसको भी जूम सेशन के अंदर जो है वो ले लूँगा। इंशाल्लाह ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम इसको मैनेज कर रहे होंगे। बाकी रही बात पर्चे की, तो पर्चा ओपन बुक कर दिया गया है इस दफ़ा आईकेएप की तरफ से। अब ओपन बुक का मतलब क्या होता है? ओपन बुक का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप जाएंगे पर्चे के अंदर, किताब आप सामने खोल के रखेंगे, सारा पर्चा उसके अंदर से लिख के आप घर आ जाएंगे। ओपन बुक का कोई ऐसा मामला इस तरह से नहीं होता। बहुत से पेपर्स आगे ओपन बुक हैं ही। FAR2 के अंदर जब आप जाते हैं तो अकाउंटिंग का पर्चा जो है वो ओपन बुक था, अब FAR1 लेवल पे भी ओपन बुक हो गया। ओपन बुक का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने रजिस्टर को लेकर जाएंगे, जो आपके नोट्स बने हैं वो सामने रख लेंगे और उसको वो आप कहेंगे मेरी तो बुक ही यही है, ठीक है, आप उसके ऊपर बुक लिख के ले जाएं। ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स हैं आईकेएप की तरफ से, एक तो वो FAR2 में बच्चों को कह के वो खरीदवाए जाते थे, वो आप लोग जो है वो अब 1-2 बर्गर्स सेव करें अपने, ना खाएं, ठीक है, और उसकी बजाय जो है वो आईकेएप से जल्द अज जल्द स्टैंडर्ड्स ओरिजिनल खरीद लें। इतना बड़ा आपको बंडल सा मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर ढेर सारी किताबें होंगी, वो सारा सेट ही आपको मिलना है, सेट सारा ही लेना पड़ेगा, वो ले लीजिएगा। उनको यूज़ कैसे करना है, कौन सी किताब से हमने क्या करना है, कैसे निशान लगाना है, किताब पर्चे में जब लेके जानी है तो उसको कैसे यूज़ करना है, ये इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगा। तो आपके काम जिम्मे जो सबसे पहला लगा रहा हूँ वो ये लगा रहा हूँ कि चूँकि ओपन बुक हो गया है, तो उसको समझाने से पहले सबसे पहली ज़रूरत आपकी तरफ से, समझने के लिए सारे ओपन बुक क्या, ओपन बुक क्या, ओपन बुक क्या है, लेकिन सरा ओपन बुक में जो बुक यूज़ होनी है पहले वो लेकर तो हैं, ठीक है ना। बहरहाल बात में थोड़ी सी कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करके जल्दी आईकेएप से अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स ले लेने, क्योंकि वो फिर कम ख़त्म शॉर्ट हो जाते होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसा होता है। तो एक तो आप अपनी वो बुक्स ले लें जो हमने ओपन करनी है पर्चे में। अच्छा, अब ओपन बुक से होता क्या है, मेरे हिसाब से तो ओपन बुक वैसे हेल्प कितनी मिलती है, चले पहले ये बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में 10-1%, 5 से 10% कहना चाहिए, क्योंकि 10% भी कभी नहीं यूज़ हो रहा होता। आपको कोई हेल्प मिल जाए पर्चे के अंदर डायरेक्ट, कोई MCQ आ गया है, उसके अंदर स्टैंडर्ड का कोई पैरा है, आपने वो स्टैंडर्ड खोला, वो भी वही खोल सकेगा जिसने खरीद के रखे हुए हैं, और जिसको जब समझाया गया तो उसने उनको ओपन करके वहाँ पर निशान लगाया हुआ था, उसी को पता लगेगा ना कि स्टैंडर्ड में फलां जगह पर ये चीज़ लिखी हुई हुई है। तो बहरहाल 5 से 10% डायरेक्ट उसकी हेल्प, 10% तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहरहाल 5 से 10% तक डायरेक्ट को हेल्प मिल जाए वो बुक से ओपन करके पर्चे के अंदर तो होती है, वरना उससे आपकी तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ता। आपने तैयारी बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप पहले करते आए, या मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे मैं आज तक पढ़ाता आया हूँ, बल्कि और ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है अगर ओपन बुक हो जाए तो। उसकी वजह यह है कि जब उसने किताब ओपन कर दी ना, ऑप्शन दे दिया किताब साथ लेके जाओ, तो फिर वो शायद टेक्निकल ज़्यादा कर दे पर्चे को, वो चीज़ टेक्निकल ज़्यादा करने का उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें तो और ज़्यादा मोहतात हो जाए, ओहो हो ओपन बुक हो गया, अभी तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो बहरहाल पेपर टफ नहीं है अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें इस सेशन के अंदर। एक तो छुट्टी को
अपने ऊपर हराम कर लें, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है। प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर हर दिन की क्लास अगले दिन के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है। तो आपने किसी एक दिन छुट्टी करनी है तो वो आपका कनेक्टिंग लिंक जो मिस हुआ होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि रेगुलर रहें, आप क्लास में आ जाएं, कोशिश करके क्लास में आ जाएं। बाकी इंशाल्लाह अगली कोशिश मैं खुद कर लूँगा। हाइब्रिड वाले भी बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, वो थोड़ी बचे हुए हैं। जो नहीं पढ़ रहा होगा, जो नहीं ध्यान से बैठा होगा, तो मेरी पहुंच में ही है, पकड़ लूँगा मैं। बाकी ऑनलाइन वालों को अल्लाह तो देख रहा है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने छुट्टी नहीं करी। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो साथ ही में पैगाम देता हूँ, सबसे अहम पैगाम, जिसने आज ये पहला लेक्चर सुनना है, जो ये पहला लेक्चर वो जब मर्जी सुन रहा होगा, ऑनलाइन वाले बाद में भी आते रहते हैं ना, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि साथ का साथ पढ़ना है आपने, तो छुट्टी नहीं करनी। ऑनलाइन वाले बच्चे घर बैठ के अपने लेक्चर्स को इकट्ठा ना करें। ऑनलाइन के अंदर बहुत बड़ी फेलियर की वजह वो क्या होती है, जब आप लोग अपने क्लासेस को पूरा करके, जैसे जुलाई के एंड पे या अगस्त के पहले 2-4 दिन के अंदर, नॉर्मली जब अगस्त का महीना एक दिया था सितंबर अटेम्प्ट के लिए, जब आप लोग अपनी क्लासें ख़त्म करके 5-6 तारीख तक घरों को जा रहे होते हैं, जी हमने सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, उस वक्त फिर उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, फ़ोन्स आ रहे होते हैं, सर वो 25 लेक्चर रहते हैं, 30 रहते हैं, 35 रहते हैं, अब क्या करें, रिवीजन करें, पहले वो लेक्चर पढ़ें। तो भाई आज पहला लेक्चर है, इसलिए बात कर रहा हूँ कि स्टार्ट से ही अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन अपना रखना है। सेल्फ डिसिप्लिन ऑनलाइन वालों के लिए सबसे मुश्किल है, बाकी आप लोगों के लिए भी मुश्किल है, ठीक है। रमज़ान का महीना आ रहा है, खामखा की सुस्ती हुई होती है, चुस्ती की बजाय सुस्ती हुई होती है, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों ने कोशिश करके क्लास के अंदर आते रहना, ठीक है। क्लास में आप लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगला काम फिर अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद कर लूँगा, बाय हुक और बाय क्रुक पढ़ा मैं लूँगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ क्या आपने करनी है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने जो सबसे अहम है वो ये करनी है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर घर पे जाके 1-1.25 घंटा हर पर्चे को देना है। कितने बच्चों ने एक ही पर्चा रखा हुआ है इस दफ़ा? है कोई मेरे जैसा सुस्त नलायक आदमी? कोई नहीं, सारे लायक हुए। कितने बच्चों ने 2 पेपर रखे हुए हैं इस दफ़ा? 2 वाले, अच्छा। कितनों ने 3 रखे हुए हैं? कुछ 4 वाले भी हैं, अच्छा 2-4 हैं, 4 वाले भी हैं। हाइब्रिड नज़र नहीं आया मुझे, 4 वाले भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पीछे बैठे हुए हैं जो भाई ब्राउन टोपी वाले, आ रहा हूँ मैं आपको मिलने। 4 पेपर रखे हुए हैं आपने माशाल्लाह। अच्छा जी, कोई बात नहीं, 4 पर्चे भी पास होते हैं, हो जाते हैं 4 पर्चे पास। 5 वाला तो कोई नहीं, 5 वाला तो अच्छा। आप देखो 3 पर्चे तो कम से कम रखने भी चाहिए। 2 वाले ना ज़रा ज़्यादती करते हैं, ठीक है, जिन्होंने रखा, हाँ ये जिनके रह ही 2 गए वो अलग बात है, वरना 2 वाले ना ज़रा ज़्यादती करते हैं। भाई कैमरे के आगे तुम्हारा सर आया ना, आ गया, अब क्या करें? अच्छा, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? सर क्यों आया तुम्हारा कैमरे में? अच्छा जी, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था जी, एक तो आपने छुट्टी नहीं करनी, दूसरा फी पर्चा घर पे आपने 1 से 1.25 घंटा देना है, ठीक है। 4 पर्चे वाला भी अगर ये काम कर रहा है तो उसके 4 पर्चे भी पास होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट शो करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि अपने टेस्ट को मिस नहीं करना। पहले 2 वीक्स तो चूँकि कुछ होता नहीं है टेस्ट करने को, तीसरे वीक से टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं जब हम पढ़ लेते हैं कुछ साइजेबल पोर्शन। जैसे पहले 2 वीक्स के अंदर हम बेसिक्स वगैरह पढ़ के कोई शायद फिक्स एसिड एंड डेप्रिसिएशन का टॉपिक शुरू कर चुके हुए होंगे, तो फिर कोई टेस्ट करने के लायक चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा। मेरी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है, हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है, ठीक है। कुछ साथीज़ा कराम जो हैं वो टेस्ट के अंदर थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं कि चलो बच्चा ज़रा कॉन्फिडेंट रहे। कुछ मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं इधर ही पिटाई कर लो ताकि आई कैप में ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है ना। तो टेस्ट जो है वो मैं टफ़ बनाता हूँ, कोशिश मेरी होती है कि आप में से कोई भी पास ना हो टेस्ट के अंदर। अब इस चीज़ को आपने ना बेटा जल्दी बैठना है, ठीक है ना। ये कैमरे के आगे ये उठ के सीटें पसंद करना, ये कॉर्नर प्लॉट संभालना, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। फटाफट फटाफट एडजस्ट हुआ करो। अच्छा, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, टेस्ट में मेरी ये कोशिश होगी कि आप में से कोई भी पास ना हो, और आप लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम में से कोई भी फेल नहीं होगा। 50% मार्क्स हमने लेने ही लेने हैं। तो 1-2 टेस्ट के अंदर पिटाई होने के बाद आपको मैं तरीका भी जाहिर सी बात है सिखाऊंगा। जिस दिन हमने टेस्ट हमारा हुआ करेगा उससे अगले दिन क्लास के अंदर हम टेस्ट को डिस्कस किया करते हैं। मैं पूरा टेस्ट नॉर्मली जो है वो डिस्कस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ क्लास में बच्चों के साथ, और फिर उनको तरीका बता रहा होता हूँ कि देखो इस तरह से चलना था, नंबर यहाँ पे इस तरह से मिलने थे। पूरा सवाल सही करना पास होने के लिए ज़रूरी नहीं है,
आज पहला दिन ये बात ज़हन में रख लें, पूरा सवाल पास होने के लिए सही करना ज़रूरी नहीं है। हर सवाल आधा सही कर लें, हर सवाल आधा सही कर लें, आप पास हो जाएंगे। सारे सवाल आधा से सही हो जाएंगे। अकाउंटिंग में आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलते एंड वाले के, हर स्टेप के ऊपर मार्क्स। जो चीज़ आपने सही लिख दिया वहाँ पर उसके सही मार्क्स मिल गए। अगर गलत चीज़, अब आगे अकाउंटिंग के अंदर बाकी तो बातें पता लगेंगी ना, जब टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा, देखो ये फिगर यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे गलत निकल आई, इसको आगे लेके जाना था, वहाँ सही लेके उसके नंबर मिल रहे हैं। तो अकाउंटिंग में गलती पे गलती के नंबर नहीं कटा करते, ठीक है, और हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो टेस्ट नहीं मिस करना। तो ये 3 चीज़ों का आप ख्याल रख लें बेटा, ठीक है। आप क्लास के अंदर लाजमी आएँ, छुट्टी ना करें, जैसे भी हो आ जाएं क्लास के अंदर, ठीक है। होमवर्क नहीं किया हुआ मैंने क्लास में खड़े करके बेइज्जत करना है, टेस्ट नहीं दिया हुआ पता है अगले दिन अभी क्लास होनी है, सर ने क्लास में खड़ा कर देना है, ठीक है, और क्लास अलग होनी है, कोई बात नहीं, वो आपके फ़ायदे के लिए ही होगी, छुट्टी नहीं करनी। तो एक छुट्टी नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा, फ़ी पर्चा 1 घंटा से 1.25 घंटा। मेरी कोशिश ये होगी, चाहे ये इंट्रो प्लस FAR1 है, मैंने आपको कह दिया आप 1 से 1.5 घंटा मेहनत को कर दें, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि आपका होमवर्क घर में 1 घंटे के अंदर अंदर ही निपटे। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ये ना कहना पहली क्लास में आपने कहा था 1 घंटे से ऊपर होमवर्क नहीं जाएगा, ये तो जवाब दें, इसका हिसाब दें हमें, ठीक है। आपने ये कैसे कर लिया, आपकी जरूरत कैसे हुई, आप कह के मुकर गए। एक तो वीकेंड जो है वो एग्जाम्प्ट होगा इस कंडीशन से, और दूसरा कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी, लेकिन कोशिश ये नहीं होगी, मेरी इंटेंशन नहीं होगी अनइंटेंशनली ऐसा हो जाए, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपका होमवर्क 1 घंटे के अंदर अंदर निपटे। क्योंकि मेरे जो बच्चे यहाँ पे 3 पर्चे के लिए जिन्होंने हाथ खड़ा किया, मेरी ये चाहत होगी कि वो 3 पर्चे वाले बच्चे 3 के 3 पास करें। सिर्फ अकाउंटिंग पास करना मकसूद नहीं है, इससे तो ये नहीं ना होगा सारे पर्चे पास करने। तो आपने भी कोशिश यही करनी है कि आप हर पर्चे को डेली पढ़ें, ठीक है। कोशिश करेंगे इन बातों की। बाकी मुझे जो बातें जहन में थी वो मैंने कर दी हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए TSG ग्रुप भी बन जाएगा, जब तक ये लेक्चर उनको पहुंचेगा, जाहिर है 2 दिन के बाद पहुंचना है, तब तक उनके ग्रुप्स फॉर्म हो चुके होंगे। तो एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप भी होगा। अच्छा, वो टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप में आपने अपनी प्रॉब्लम्स को भी, ये अब ज़रा मैं थोड़ा ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूँ, अच्छा हाइब्रिड वालों और फिजिकल वालों आपसे नहीं, ठीक है। तो उस टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप के अंदर आपने अपनी हर किस्म की क्यूरी करनी है, स्टडी रिलेटेड क्यूरी के अलावा। आपको कोई लॉगिन में मसला है या कुछ इस किस्म की जो है वो अपनी डिवाइस को यूज़ करने में मसला आ रहा है, इस किस्म के कोई मसाइल हैं, ठीक है, तो आपने उसके अंदर पूछना है। कोई बुक्स वगैरह अगर तंग करने के लिए पूछना भी है, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप बुक्स का मत पूछिएगा, क्योंकि जब तक बुक्स नहीं आएंगी जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है आपको हैंडआउट्स के फॉर्म में फिजिकल वालों को दे रहा हूँ, ऑनलाइन वालों का वो अपलोड हो रहा होगा पोर्टल पे, तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बार बार बुक। लेकिन आप चूँकि बच्चे हार्ड फॉर्म में बुक चाह रहे होते हैं, तो जब बुक्स अवेलेबल होंगी आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप के अंदर आप हर तरह का मैसेज कर सकते हैं, 9 to 4 उसके अंदर आपको आंसर मिलेगा। दिन शाम में किए हुए मैसेजेस का भी सुबह जवाब मिला करेगा, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा जो आपसे शेयर की गई। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा कोशिश ये कीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे कि आप एक ही डिवाइस यूज़ करें, पहले ही डिसाइड कर लें। और आई विल नॉट सजेस्ट, बल्कि आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग लैपटॉप यूज़ कीजिए, ठीक है। मोबाइल के ऊपर लेक्चर उस तरह से इफेक्टिवली नहीं लिया जाता ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए। एक हाथ से मोबाइल संभाल रहे हैं, नहीं जी सर हम स्टैंड पे लगा लेंगे, फिर ऐसे करके देख रहे हैं, इतना सा मोबाइल है, नहीं, कंसंट्रेशन उस तरह से रहती। तो कम से कम लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, चलो ठीक है, लैपटॉप में ये आपके लिए मोबिलिटी रहती है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग लैपटॉप को यूज़ करें, एक डिवाइस यूज़ करें, और ये अपडेट्स से थोड़ा सा बचते रहिए। अगर कोई अपडेट वगैरह करना भी हो आप लोगों ने तो वो वीकेंड पे कीजिए, ताकि कोई मसला आए तो, खैर वीकेंड पे ना ही कीजिएगा क्योंकि संडे को फिर आपको जवाब नहीं मिलना, को मसला आए तो। बहरहाल थोड़ा सा फिर आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, अपडेट करने से कोई डिवाइस में ऐसा मसला है जिससे आपको एक आध दिन थोड़ा डिले पड़ जाए, तो इन थोड़ी चीज़ों से जो है ना आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। बाकी जो बातें मेरे जहन में आ रही थी वो मैंने कर दी हैं, साथ बातें जहन में आती रहेंगी, साथ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, उमैर शराद उतरा मेरा नाम है, ठीक है। मैं बताना भूल गया था क्लास के स्टार्ट में। अच्छा, आप लोगों का नाम भी माशाल्लाह सब के अच्छे नाम ही होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस यही इंट्रोडक्शन है, काफ़ी है। इंशाल्लाह साथ इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन भी बाकी होता रहेगा, ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जी।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 बेसिकली हमारे सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बेसिक से बात को उठाना है, ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से ही बात शुरू करते हैं। अकाउंटिंग होती क्या है, सबसे पहले आज हम ये बात कर लेते हैं। भाई अकाउंटिंग जो है उसकी डेफिनेशंस, चले ठीक है, डेफिनेशन है, मुश्किल सी डेफिनेशन है, लिखनी है तो लिख लें, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा अंग्रेज़ी वाली डेफिनेशंस के ऊपर कुछ इतना यकीन नहीं रखता। चीज़ें जो हैं वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल अहम होता है, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देकर चल रहे होंगे, मतलब लग जाएगा अकाउंटिंग क्या होती है। तो नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, फिलहाल जो है वो चलें आपकी तसल्ली के लिए। आप लोगों को तसल्ली तभी होती है ना जब कोई ब्लैक एंड वाइट आपके सामने आ जाए, सफ़े के ऊपर कोई एक दो अल्फाज आपने लिखे हो क्लास का, हाँ यार शुक्र है आज हमने बड़ा पढ़ा, और अगर ज़बानी बातें हो जाए यार पता नहीं क्या पढ़ा था हमने, ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ लिखवा देता हूँ। वैसे ये जो थोड़ी सी थेरी है, ये बस आज का ही लेक्चर है, ठीक है। क्लास का टाइम कब तक है? 9 बजे तक है, थोड़ी टाइम रहेगा। चलें, बहरहाल कोशिश यही होगी कि सिर्फ थेरी खुश जो है बातें वो आज ही हो जाए। इंशाल्लाह कल से फिर हम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे ट्रांजैक्शंस को समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बेस आज बनानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखें सब। अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, बल्कि इंफॉर्मेशन साइंस लिखें, थोड़ी सी बात कर देता हूँ इसके ऊपर भी। अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन साइंस दैट इज़ यूज्ड, accounting is an information science that is used to collect, that is used to collect। वो हाइब्रिड में एंड वाले भाई हाथ खड़ा करें, एंड वाले भाई साहब आप क्यों नहीं लिख रहे? ज़रा पूछें इनसे, टीए ना हो मेरा घर। अच्छा सॉरी भाई, बैठ जाए। तो आप टी हैं तो आप क्या, आपको एग्जामिशन है, बैठ के लिखें चलें, बड़े आई टी ए। अच्छा सॉरी जी, कहाँ थे हम? अकाउंटिंग इज एन, सोना ना जाए, मैंने कहा थोड़ा जागते रहे ऐसे, क्योंकि आज थोड़ी सी क्लास बोर है, इतनी बोर क्लास हमारी हुआ नहीं करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। हम हंसते रहेंगे खेलते रहेंगे, लेकिन सबसे अहम बात तो मैं करना ही भूल गया, जो हंसाना खिलाना है वो काम मेरे ज़िम्मे है, ठीक है ना, वो मेरा काम है, ठीक है। इस क्लास में मस्करा मैं खुद ही बनूंगा, हंसाऊंगा भी मैं खुद ही। टू वे कम्युनिकेशन इस मामले में बिल्कुल नहीं मैं कबूल करूंगा। मेरी क्लास को स्टेज ड्रामा नहीं बनाना आपने, ठीक है ना। हाँ, मैंने जो हंसाना है, मैंने जो बात करनी है मैं करूंगा, आप हंसीएगा, हंस के खामोशी से बैठ जाइएगा और अगला काम कीजिएगा। आप लोग फ्रेश रहें, पढ़ते हुए बोर ना हो, चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सुनते रहें, इसलिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत आपके साथ में जो है वो हंसी मजाक करता रहूँगा। कहाँ जा रही है ज़्यादा? भाई ये पॉज कर दें ज़रा वीडियो। चले जी, माजरत, थोड़ा सा पॉज करना पड़ा वीडियो को, कोई माइक में मसला आ गया था। तो हम डेफिनेशन लिख रहे थे, टीए भाई बीच में मुझे नज़र आ रहे, वेले बैठे हुए हाइब्रिड क्लास के अंदर, तो इस वजह से मुझे रुकना पड़ गया, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन साइंस दैट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट, पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड यूज्ड टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल डाटा, collect and organize financial data for organizations and individuals, ऐसे लिखें, for organizations and individuals। अच्छा, अब अंडरलाइन करें इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस का मतलब, साइंस क्यों कहा इसको हमने, साइंस का क्या मतलब, इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने डाटा को कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। देखें डाटा इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। छोटी सी ऐसी बात, वैसे थ्योरेटिकली बातें आएंगी जब सामने, एंड पे एक थ्योरी का लेक्चर मैं 1.5-2 घंटे में पढ़ाऊंगा, उसके अंदर छोटी मोटी बातें होंगी। देखें
अकाउंटिंग के अंदर थ्योरी है तो सही 8-10%, ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स मैं स्टार्ट के अंदर नहीं पढ़ाता। हर बंदे का अपना तरीका होता है, वो बिल्कुल इफेक्टिव है, हर उस्ताद का अपना तरीका और बिल्कुल सबका तरीका इफेक्टिव है, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट्स को पहले नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता जाता हूँ अकाउंटिंग में, साथ साथ जो है वो कॉन्सेप्ट्स भी हमारे आ रहे होते हैं। इवन के हम पहले न्यूमेरिकल करते हैं किसी भी टॉपिक का और उसकी थ्योरी उसी के अंदर सीखते सीखते फिर एंड पे थ्योरी कर रहे होते हैं, तो तरीका यही होगा मेरा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो साथ के साथ, जैसे आज भी 1-2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते करते चलते जाते हैं, एंड पे जाके वो एक जगह इकट्ठे हुए पड़े होते हैं, मोस्टली हमने उनमें से कर रखे होते हैं, जो नहीं किए होते फिर वो आखिरी क्लास के अंदर जाके पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर शायद फिर दोबारा बात हो भी जाए। मैं बात कर रहा था डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। मेरी ये क्लास मेरे सामने बैठी हुई है, मेरे टीए साहब खड़े हुए हैं, बैठ जाएं भाई, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। अच्छा, ये इस बोतल वाली जगह पे बैठ जाएं। अच्छा जी, अब टीए साहब मेरे पास लिस्ट लेके आते हैं, उस लिस्ट के अंदर आप लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट है, ठीक है, और वो टेस्ट की रिपोर्ट में बस आप लोगों के CRN की तरतीब से ही आपके नंबर्स आ रहे हैं। अब ये एक डाटा है, मैं टीए साहब को कहता हूँ कि यार आप ऐसा करें, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से शुरू करें या लास्ट से शुरू करें। कभी गुस्सा आया हो तो लास्ट से शुरू करें लिस्ट बनाना, ताकि पहले लास्ट वालों की पिटाई करूं फिर फर्स्ट की तरफ जाऊं। कभी ना गुस्सा आया हो तो यार फर्स्ट से, मेरी मर्जी की बात है ना, ठीक है, उनसे मैं जो कह दूं, असेंडिंग करवा लूँ डिसेंडिंग करवा दूं, वही डाटा क्या बन जाएगा, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो हमने इसको इन्फॉर्मेशन साइंस कहा, इसका मतलब क्या है, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन साइंस कहा जाता है। कि कलेक्टिंग की किस लिए इस्तेमाल होती है, कलेक्ट करते हैं पहले, फिर एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या है, आज तो नहीं, क्योंकि आज तो मैंने आपको अकाउंटिंग हेड्स पढ़ाने हैं, पहले पता होगा अकाउंटिंग बेसिक हेड्स, बेसिक बुनियादें क्या हैं, तो उसके बाद ही कल से एनालिसिस शुरू करेंगे ना। कल इंशाल्लाह हम एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। तो क्या मैंने कहा जी, साइंस को कहते हैं, साइंस को कहते हैं इसको कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और फिर एनालाइज करना, ठीक है, ये साइंस इसलिए कह रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेशन, जरा दोबारा बताइएगा मुझे। अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन साइंस, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल डाटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करें, फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग जो है वो डील करती है मॉनिटरी वैल्यूज के साथ, ठीक है। अकाउंटिंग इज अबाउट मनी। मिसाल के तौर पे आपने एक मैनेजर को हायर किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में और आपने उसे कहा कि तुम्हें हम महीने का 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, महीने की 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, और आज एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, वैसे ज़रा कॉमन सेंस की बात है, जो कि नहीं है, बड़ी अनकॉमन चीज़ है वैसे, बहरहाल फिर भी मैं पूछ लिया करता हूँ कभी कभी सवाल कॉमन सेंस के। कॉमन सेंस की बात की बताएं, हमने आज एग्रीमेंट किया कि आपको हम मंथली 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, तो जिस दिन ये एग्रीमेंट किया उसी दिन तनख्वाह उसको दे देंगे? नहीं, ये तो फिर जब आप क्वालिफाई करके पहली जॉब पे जाएंगे ना, तो पहला महीना फिर भी आप उधार पे गुजार रहे होंगे। दोस्तों यार हम तो नौकरी लग गई है, बस तनख्वाह तेन दे देना, ए महीना ज़रा कढ़ा दे। कहने का मकसद ये है कि पहले आप सर्विसेज देंगे, उसके अगेंस्ट आपको जो है वो बाद में रिटर्न आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने 5 लाख रुपए सैलरी महीना देने का एग्रीमेंट किया है। क्या किया है? 5 लाख। सर थोड़ी सी अमाउंट है, ज़रा और बढ़ाएं। आप फैक्ट्री लगाने लगे हैं, आपने आज एग्रीमेंट किया है कि आप 50 करोड़ का एक प्लांट खरीदेंगे, एग्रीमेंट कर लिया, कितने का? 50 करोड़। अभी एग्रीमेंट ही किया है, ठीक है, ना पैसे दिए हैं, ना मशीन आई है, कुछ और नहीं हुआ, एग्रीमेंट ही किया है। अब तो अमाउंट ठीक है ना? क्या एग्रीमेंट करते ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे हम? अकाउंटिंग के बारे में आपको क्या बताया, फाइनेंशियल डाटा से डील करती है। अकाउंटिंग डील्स विद, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मनी। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगी तो रिकॉर्डिंग है। मतलब एग्रीमेंट 50 करोड़ का कर रहे हैं,
एग्रीमेंट 5 लाख पर मंथ का कर रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन उस एग्रीमेंट को लिखने के लिए 20 रुपए का बॉल पॉइंट खरीद के लाए, अकाउंटिंग होगी इसकी, एंट्री करेंगे उसकी, एंट्री तो बाद में सिखाऊंगा। आप कहोगे कि जी हमारी एक बॉल पॉइंट हमने खरीदी है, ये हमारा खर्चा हो गया है, जेब से कैश निकल गया है 20 रुपये, पेन आया जेब से कैश गया, ये इंशाल्लाह कल से काम शुरू करेंगे। पेन आया और जेब से कैश गया, बात समझ आई? ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है जी? एक इंफॉर्मेशन साइंस है। क्यों? हम कलेक्ट करते हैं डाटा, उसको एनालाइज करते हैं और प्रोसेस कर देते हैं, फिर वो डील करेगा किससे जी? सिर्फ मनी से, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के साथ डील करती है अकाउंटिंग। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या थी? यूज़ है। ठीक है, यूज़ है, ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करें, फॉर ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करें, इंडिविजुअल भी उसी में ही आ जाएगा ना, थोड़ी सी बात कर लें। हर ऑर्गेनाइजेशन को ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ती है। ठीक है, जैसे मिसाल बड़ी से बड़ी को छोड़ो, सादा बात करते हैं। आपने एक दुकान खोली, ठीक है जी, दुकान खोली आपने, तो पहले 15-20 दिन, 1 महीना आप सिर्फ कैश पे बेच रहे थे चीज़ें, फिर आपका थोड़ा ताल्लुक वहाँ पे बन गया, लोगों से जान पहचान हो गई, कुछ लोगों ने कहा अब उधार पे भी हमें चीज़ें बेचा करो। अब आपने उधार पे चीज़ें बेचना शुरू कर दी, आपने 10, 15, 20, 25, 50 बंदों को उधार पे चीज़ें बेच दी। ठीक है, अब अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो क्या आपको याद रहेगा कि फलां बंदे से कितने पैसे हमने लेने और फलां से कितने पैसे लेने? तो ये तो एक छोटी सी दुकान की बात थी। तो जहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ पे हज़ारों की, सैकड़ों, हज़ारों, इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल्स हैं, लाखों की तादाद में उनके एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या उनको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है ना? ज़रूरत। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है कि उसके लिए ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके अपने इस्तेमाल के लिए भी, और बाकी लोग भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन खुद भी यूज़ कर रही है। अकाउंटिंग क्या है? पास्ट को यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हुआ। ठीक है, और उससे प्रेजेंट और फ्यूचर के फैसले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने यूज़ के लिए भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरे लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। हम मिसाल के तौर पे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप कंपनी ए और कंपनी बी, हमारा टॉपिक है रेशियोज़ का टॉपिक है, हम इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे, 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने होंगी, ये कोई एंड पे जाके आएगा टॉपिक हमारे सिलेबस में, आज से कोई 3-4 महीने बाद जाके पढ़ रहे होंगे ये टॉपिक। तो क्या होगा? 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, कहा जाएगा कंपनी ए है, कंपनी बी है, किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? ठीक है, अब हम क्या रात को सोएंगे, बाबा जी ख्वाब में आके बताएंगे? नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये जो मैंने आपको बताया ना कि कलेक्ट करना, फिर प्रोसेस करना, एनालाइज करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और फिर उसको जो है ना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक लेके जाना होता है। हम जो भी काम किया करेंगे ना, पहले कोई 10-12 दिन के बाद, पहले 2 वीक्स के बाद, जब टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम जो टॉपिक भी पढ़ेंगे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बताऊंगा इंशाल्लाह, एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब कुछ पढ़ना है हमने, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने ओपन होंगी। ठीक है ना, तो वो बंदे देख रहे होते हैं, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट, कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने इसके पास एसेट्स हैं, ये सारी बातें अभी मैंने आपको पढ़ानी। ठीक है, ऐसे ही कोई बैंक है तो उसने लोन देना है, लोन लेने चलेगी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो देखना चाहेगा ना कि इसके पास क्या कुछ मौजूद है, कि हम इसको लोन दें ना दें, क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने थोड़ी सी बात वैसे कर दी है, वक्त के साथ साथ ये पता लग ही जाएगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है। ये हमें हेल्प करती है कि हम पास्ट को यूज़ करके प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक्शंस कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला काम जो है वो क्या करना होता है हमने, वो बुक कीपिंग। वो क्या है जी? बुक कीपिंग। ये जो हम सुनते आए हैं ना, अकाउंटिंग के अंदर हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं, वो 2 जादुई लफ्ज़ हैं, डेबिट, क्रेडिट। ये 2 जादुई लफ्ज़, ये इंशाल्लाह कहीं जाके कोई इस हफ्ते में तो मैं इनको सामने आने नहीं दूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी, शायद आ भी जाए एंड तक। तो मतलब कहने का ये कि पहले 4-5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर पता ही नहीं होगा कि ये कोई चीज़ है भी सी डेबिट या क्रेडिट, लेकिन हम गैर महसूस तरीके से, जब तक मैं समझूंगा नहीं आप उसके लिए तैयार है, मैं वो
अल्फाज नहीं बोलूँगा आपके सामने, लेकिन जिस दिन आपके सामने बोलूँगा आपको कोई मसला होगा नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो बुक कीपिंग सबसे पहला काम है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे? हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है, वो हम बिजनेस की करते हैं। तो बिजनेस होता क्या है? बिजनेस कहते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जिनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो बिजनेस का मतलब होता है, लिखें बिजनेस की डेफिनेशन लिखें, बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन with an objective, with a primary objective of maximizing, with the primary objective of profit maximization, ऐसे कर लें। बिजनेस क्या होता है जी? बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन with a primary objective of profit maximization. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को भी चलो अब आपके सामने आएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है अंडरलाइन करके इसको भी लिख लें, अपनी डेफिनेशन के ऊपर ही लिख लें। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी? ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करके लिखें, अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक डेफिनेशन के ऊपर कुछ चीज़ आया ना तो मैं अलग से डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, तो चीज़ें कम रखना चाहिए। ये कोई इस तरह से डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, ये थोड़ी आनी है आपके पर्चे के अंदर, आती भी नहीं है। मैं तो पहले तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी लिखाया करता था पहले लेक्चर में, पता नहीं आज लिखवा दी वैसे ही, ठीक है। किताब के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई डेफिनेशन तो हो जाता है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो एज इट इज़ ये चीज़ें डेफिनेशन के तौर पर नहीं आती, कॉन्सेप्ट्स हैं असल में। 95% तो है ही हमारा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल, सारा पोर्शन जो थ्योरेटिकल है वो भी हम इसी के अंदर ही सीख रहे होंगे साथ साथ प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो बहरहाल चलें, आज पहला दिन है, ये गपशप है, ये इंट्रोडक्शन हो रहा है आपस में हमारा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी? अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of people combined to perform any task. अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं ये चाहूँगा कि पहले हम अकाउंटिंग के उन एक दो कॉन्सेप्ट्स की बात कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, और उसके बाद फिर बुनियाद डाल दें आज, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, वो कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं अपने इस पेपर के अंदर, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जितने को एक दो दिन में ज़रूरत पड़ने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं को आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज की तीसरी बात, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। डबल, क्या बोला मैंने, और क्या बोला? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। इसको ना कहीं कोई एक आधी फिल इन द ब्लैंक या कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाए, इसको डुअलिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या डुअलिटी कॉन्सेप्ट। और कोई परेशान नहीं होना, आज की क्लास में तो बिल्कुल भी चीज़ें समझना है तो परेशान नहीं होना। जिंदगी में पहली बार चीज़ों का नाम आ रहे होंगे सामने, क्या मसला है, बस 2-4 दिन सब्र करते हो, इंशाल्लाह सोते से उठोगे तब भी ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है, इंशाल्लाह ने चाहा। ख्वाब से भी कोई उठाएगा तो गहरे ख्वाब से। अच्छा, डुअलिटी कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। देखो, हमने अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है जी? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, लेन देन, किसी ने बोला, बिल्कुल सही बोला, लेन देन। ट्रांजैक्शन में मिसाल के तौर पर मैंने आपको भी कहा था कि एग्रीमेंट हमने किया, एक बॉल पॉइंट लिया, तो हमारा लेने वाला मामला क्या था? हमने बॉल पॉइंट खरीदा,
लेकिन साथ ही साथ पैसे पे भी तो किए थे। जिस दुकानदार से खरीदे उसने पेन बॉल पॉइंट हमें दिया था और पैसे रिसीव किए। तो भाई अकाउंटिंग के अंदर जाके किधर सोए हुए किधर खोए हुए, साथ ही हो ना मेरे। कितनी उंगलियां हैं? ये 4 उंगलियां हैं, 5वां अंगूठा है। कितनी बार समझाऊं? अच्छा जी। अच्छा आमिर भाई, एक ना इधर हो सके तो इधर भी कोई शीट लगवा दें। वो बटन बीच में आ रहे हैं, भाई के सीने पे बटन लगे हुए हैं, ये वो वाले बटन नहीं है, ये स्विच बटन है। अच्छा ओके, कहाँ थे हम? हाँ मैं ये कह रहा था कि हमने अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 इम्पैक्ट्स होंगे। लेन देन, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? लेन देन को। तो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन भी हम पढ़ेंगे, कल से इंशाल्लाह करेंगे ये काम, ठीक है, उसमें हमेशा 2 इम्पैक्ट्स आया करेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। इस डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अगले हफ्ता 10 दिन हमने इसी पर ही पहुंचना है। हम डबल एंट्रीज करना सीख रहे होंगे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर चीज़ें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, आपने बस वो एंड रिजल्ट को नहीं सोचना। आप हर स्टेप के ऊपर जो अवसर कर रहा होगा आपने वो खामोशी से साथ साथ करते जाना है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपके काबू में आती चली जाएंगी, ठीक है। दूसरा जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। भाई आप लोगों ने कहीं ना कहीं लॉ तो पढ़ा ही होगा। ये मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा मैं कभी ऐसा कहूँ ना फलां चीज़ पढ़ी हुई होगी तो इन्होंने ना पढ़ी हो परेशान ना हुआ करें, उनके लिए बात हो रही होती है। अगर सब नहीं पढ़ा हो तो मैं ये बात ही ना करूँ, ठीक है। वैसे बी लॉ कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ? बी लॉ माशाल्लाह तकरीबन सब ने, कोई मसला नहीं है। जो ये कॉन्सेप्ट है ये जब मौका आएगा तो मैं आपको समझा फिर भी दूंगा, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि सोल प्रोपराइटर जो होता है उसके अंदर बिजनेस लॉ की नज़र में बिजनेस और ओनर एक ही चीज़ है। जो ओनर की बिजनेस की लायबिलिटी है वो ओनर की ही लायबिलिटी होती है। ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर भी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स जो है मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पार्टनरशिप हो या सोल प्रोपराइटर हो, लायबिलिटी ओनर्स की जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। वो यही समझा जाता है कि ये दोनों एक ही हैं, बिजनेस ओनर एक ही है, पार्टनरशिप बिजनेस ओनर एक ही है। बस कंपनी केस में लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी केस के अंदर लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है अप टू द शेयर। बहरहाल ये मकसद नहीं है सब कहने का, मकसद यहाँ पर आपको लाना था वो है लीगल स्टेटस, वो है लॉ की बात। अकाउंटिंग के अंदर चाहे सोल प्रोपराइटर है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, हमने इन दोनों को अलग अलग समझना है। ओनर अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस अलग, ठीक है ना। हम अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन समझते हैं अलग, ठीक है, और ओनर एक असल रियल पर्सन है अलग, ठीक है। तो जब भी कभी अकाउंटिंग की बात हो तो आपने फिर वो ये, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ना ये लॉ का पर्चा दे के आए हैं, कुछ इस तरह से मामला सुनने में आ रहा होता है जैसे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने ये बात क्लियर करना स्टार्ट में ही मुनासिब समझी कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप के हिसाब में तो ओनर और बिजनेस एक ही चीज़ थे, भाई लॉ की नज़र में वो एक ही चीज़ है। अकाउंटिंग में बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग पर्सन, ठीक है। चाहे अब वो सोल प्रोपराइटर है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। इसलिए आप इस बहस से अब निकल आए, ठीक है। अब आपने वो लॉ वाली बात जहन से बता दिया है कि ये चीज़ है, फ़र्क है, इसलिए अब उसको भूल जाएं। अब अकाउंटिंग के लिए हमेशा आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को जहन के अंदर रखना है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बस ये 2 काफ़ी है, एक और जहन में आ रहा था लेकिन फिलहाल उसको रोक देते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद ऐसी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा उसको पढ़ लिया करेंगे, साथ के साथ इकट्ठे होते जाएंगे। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है ना, आपने नोट ऐसे किया होगा, ठीक है ना। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का स्लैश डाल के आप लोगों ने खुद ऐसी बात ना एक्स्ट्रा बात आप खुद लिख लिया करें, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो रहने दो, काफी है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? ओनर इज अलग फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस इज अलग फ्रॉम ओनर, दे बोथ आर अलग अलग। क्लियर? याद रहेगी ये बात? चलो अच्छा जी, अब बुनियाद डालते हैं। ये तो हमारा यूज होता रहेगा ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये यूज होता रहेगा। जैसे मैं अभी आपको अकाउंटिंग हेड्स पढ़ाने की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला हेड आपको मैं पढ़ाऊंगा कैपिटल,
आप लोगों ने सुन रखा होगा कैपिटल क्या है? ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में। भाई इसको आगे बिठाओ, आगे आ जाओ बच्चे, हाँ आगे आ जाओ, ये साथ हो जाओ भाई। अच्छा क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, कैपिटल क्या है? इन्वेस्ट, ओनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब अगर हम वही लॉ वाली बात पकड़ के बैठे रहे तो फिर तो हमने कर लिया अकाउंटिंग। वो तो कहता है क्या मतलब ओनर ने बिजनेस में, यार एक ही है। नहीं, हमारी अकाउंटिंग के अंदर दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ओनर जब बिजनेस में कुछ लाएगा या बिजनेस से कुछ लेके जाएगा, वो ट्रांजैक्शन है, लेन देन। ओनर और बिजनेस का भी आपस में क्या है? लेन देन, ट्रांजैक्शन है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये अब हमारे साथ साथ ही चलेगा हर ट्रांजैक्शन के अंदर। ट्रांजैक्शंस इंशाल्लाह कल से आएंगे। आज मैं कोशिश करता हूं, क्या टाइम हो गया? आज मैं कोशिश करता हूं कि हेड्स ऑफ अकाउंटिंग आपको किसी न किसी दर्जे में समझा दूं। सारे ना भी समझ आए तो कल इंशाल्लाह आ जाएंगे और कल हम ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। बात अब करते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की। लेकिन डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले हमें एक बुनियाद जो है वो बनानी ज़रूरी है, और वो बुनियाद है हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग हेड्स भी इन्हें कहा जाता है। पूरी अकाउंटिंग जो है वो 5 हेड्स के इर्द गिर्द घूमेगी। अकाउंटिंग के अंदर ये 5 ही हेड्स हैं। पूरी अकाउंटिंग जो है वो इन 5 हेड्स के आसपास घूमेगी, ठीक है। पहले इनको समझ लेंगे। जब इन 5 हेड्स को हम समझ लेंगे, हमारे जहन में ये बैठ जाएंगे। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों, ऐसे नाम हमने सुने नहीं होते नॉर्मली, ठीक है। ये पहले जहन में बिठा लेंगे तो फिर उन 5 हेड्स को हर ट्रांजैक्शन में देखकर उनकी डबल एंट्री की बुनियाद की तरफ हम चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ अब आज हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे अहम चीज़ और सबसे बुनियादी चीज़ जो आज हमने करनी है वो है अकाउंटिंग हेड्स या हेड ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग हेड्स। तो यूँ समझ लें कि पढ़ाई अब शुरू हो रही है, तो जैसे गपशप लगा रहे थे। अकाउंटिंग होती क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स मैंने बातों बातों में आपको बता दी। ये कहाँ पे लिखी होंगी, कब पढ़नी है, ये वक्त आने में बता दिया जाएगा। जब आखिरी 2-3 क्लासेस के अंदर थ्योरी कराऊंगा ना, तो एक चैप्टर होगा जो उसमें छेड़ा नहीं होगा हमने। जब उसको ओपन करेंगे ना, उसके अंदर ये सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप और कंपनी पढ़े होंगे। मैं कहूँगा ये देखो ज़रा इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, बस इसको ऐसे ही पढ़ना था जैसे पहली क्लास में पढ़ाया था, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से जो चीज़ें जहाँ पे हैं वो वहाँ पे पढ़ी होंगी, इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा साथ साथ, ठीक है ना। तो बिजनेस की वैसे एक और भी क्लासिफिकेशन है एक्टिविटीज़ के हिसाब से। बिजनेस हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस हो सकता है ट्रेडिंग सिर्फ। तो वो सारी बातें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आपको बिजनेस की बात की है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। आपके जहन में होगा जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है उसका क्या करें, वो वक्त आने पे पढ़ाया जाएगा, टॉपिक है हमारा। FAR 1 के अंदर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग भी सीखते हैं। वो वक्त आने पे इंशाल्लाह फिर ट्री बना लेंगे, ठीक है ना। मैं लिखूंगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट कमाना मकसद है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी अकाउंटिंग हम सीख चुके होंगे तब तक, ठीक है। और जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर वहाँ से आगे बात शुरू कर लेंगे। तो फिलहाल जितना है, मैं ज़्यादा चीज़ों को फैला नहीं रहा आपके सामने, ठीक है। बस फ़र्क हर दफ़ा अप्रोच होती है। पहले मैं बता दिया करता था दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इस दफ़ा नहीं बताया। बस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अकाउंटिंग हमने सीखनी है फिलहाल वही सामने है, ठीक है। अच्छा, तो अकाउंटिंग हेड्स में सबसे पहली बात मैंने आपसे चले कर दी है, चूंकि तो पहला नंबर कैपिटल का ही लगा देते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है जी? कैपिटल, जिसको उर्दू में सरमाया भी कहते हैं। चल अब ना थोड़ा सा आप यूं करेंगे, इनको ज़रा लिख लें, अच्छा होता है, ज़रा घर जाके कुछ पढ़ना भी तो है। तो ये टेबल बेशक एंड पे पिक्चर भी ले लीजिएगा, टेबल के एंड पे पिक्चर भी ली जा सकती है, ठीक है ना। अब आप हेड ऑफ अकाउंटिंग लिख करना। फिलहाल पहले क्या करें, आप नंबर 1 हेडिंग दें कैपिटल, और जो मैं अंग्रेज़ी लिखूँ, आसान अंग्रेज़ी लिखूँगा, किताबों वाली कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी ना हो। कहीं पे किताब को देख लूँगा, वो अच्छी लगी तो किताब वाली लिखवाता चलूँगा, ठीक है ना। सादा आसान अल्फाज के अंदर कैपिटल का क्या मतलब होता है वो आप लोगों ने मुझे खुद ही बताया था, अक्सरियत बच्चों ने। और जिन्होंने नहीं बताया था कल तक इंशाल्लाह वो भी बताने के काबिल होंगे, क्योंकि आज लिखवा दूंगा, घर जाके एक नज़र पढ़ लेंगे, कल इंशाल्लाह वो भी इसी काबिल होंगे।
ठीक है, ये टीए साहब आ रहे हैं क्लास में, यार बैठ जा आराम से यार। अच्छा अच्छा, चलें जी, लिखें कैपिटल। कैपिटल क्या होता है अभी आपने बताया? हाँ अच्छा, एक बात याद रखना, सिर्फ पैसा बिजनेस में लाना ये कैपिटल नहीं होता, ठीक है? ज़रूरत महसूस होना, अच्छा, ज़रूरत महसूस होने पर मैं किसी वक्त ये लिख भी दूंगा, फिलहाल ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा कि इसको लिखूं, ज़बानी बता रहा हूं, ठीक है? ओनर बिजनेस में कुछ भी ले आए वो कैपिटल ही है। जैसे हम सब की दुकान है, हम कारोबार करते हैं, ठीक है? कारोबार ये है कि हम मिनरल वाटर की बड़ी बोतलें जो हैं वो यहाँ पे जो वो सप्लाई करते हैं दुकानों पे, हॉस्टलों में, मकानों में। और हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास जो है वो एक बाइक हो, ताकि उस बाइक पे हम जो है वो ज़रा थोड़ा और दूर करिए, बिल्कुल साथ साथ जो है हम 2-4 जगहों पे जाके कंधे पे रख के या रेडी पे रख के दे आते हैं। तो एक मोटरसाइकिल अगर हम ले लें ना, ठीक है, तो मोटरसाइकिल के पीछे वो टोकरा से लगा लें, उसमें 4 बोतलें आ जाएंगी, जाके दे आया करेंगे, तेज़ी तेज़ी से ज़्यादा बिजनेस को फैला सकते हैं। अब हमें ज़रूरत महसूस हुई तो आप सब ने कहा कि सर मोटरसाइकिल तो आपके पास ही फारेग है, हमारा तो फिलहाल ज़रूरत में है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे वाला मोटरसाइकिल बिजनेस में लगा देते हैं। अब जो मैं अपना मोटरसाइकिल लेकर आया अपने वाटर सप्लाई वाले बिजनेस के अंदर, पैसे तो नहीं लाया, बिजनेस को मोटरसाइकिल दिया। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस को मोटरसाइकिल दिया, बात समझ रहे? मैं ओनर हूं, मैंने अपने बिजनेस में मोटरसाइकिल लाकर इस्तेमाल किया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अकाउंटिंग क्या होगी, अकाउंटेंट्स क्या कहेंगे, बिजनेस ओनर ने बिजनेस को मोटरसाइकिल दिया। हम दुकानदार, मैंने बेकरी खोली हुई है, ठीक है जी, मैंने बेकरी खोली हुई है। अब उस बेकरी के ऊपर जो मेरी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं बिकने के लिए, मैं वैसे ही कहीं चक्कर लगाने का, घूमने फिरने किसी और मुल्क, वहाँ से कोई 2-4 प्रोडक्ट्स उठा के ले आया, ज़रा ट्राई तो करें, ज़रा हो सकता है चल जाए तो फिर मंगवाया करेंगे, ठीक है? खजूरें ले आया जी, ये वाली खजूरें रख लेते हैं, ये अगर बिक गई तो फिर आइंदा यहाँ से ही ले लिया करेंगे। अब वो मैंने क्या किया, गुड्स ही लाकर रख दी, पैसे नहीं लाए, पैसे अपने जेब से निकाले थे, चीज़ें खरीदी थी, लाकर अपने कारोबार में गुड्स रख दी। तो ये ज़हन में रखना, ओनर से कुछ भी आए बिजनेस में तो वो क्या है, कैपिटल। तो लिखें जरा, कैपिटल के बारे में आसान सी बात ही लिखें, इन्वेस्टमेंट यूं कर लें, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इनटू द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इनटू द बिजनेस। मैंने इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, आसान करता बहुत ज़्यादा आसान करता, बाद में फिर ये बात बतानी पड़ती, आसान करता मैं लिखता अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया। फिर अगले दिन जाकर बताना पड़ता आपको एसेट, अभी पढ़ाया नहीं है सॉरी, ठीक है, तो कोई और भी चीज़ इन्वेस्ट करे बिजनेस में तो वो भी कैपिटल ही है। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर इन बिजनेस। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल बात भी साथ साथ करते ही चलते हैं। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, क्या कहा हमने इसको, क्या नाम है इसका, कैपिटल। बिजनेस के पास ये पैसा आ गया, किसका है ये पैसा, तो ओनर पे तो ये एक तरह का बोझ है, बिजनेस का नहीं है। अच्छा चलो मैं फिर सवाल करता हूँ, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, लगा दिया, सुबह कारोबार शुरू हुआ, शाम को प्रोग्राम बदल गया, कारोबार बंद कर दिया, जो चीज़ें खरीदी थी वो बेच दी, पैसे कहाँ जाएंगे, बिजनेस के पास, बिजनेस कब्र में लेके जाएगा। बिजनेस तो आर्टिफिशियल पर्सन था, ओनर का पैसा था, ओनर को वापस मिल गया, ठीक है। तो है तो ज़रा टेक्निकल सी बात, लेकिन लिख लें, अभी समझ ना भी आए तो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी समझ, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो लिखें कैपिटल की ज़रा टेक्निकल डेफिनेशन लिखें, ये फुल स्टॉप लगा दें, बस आसान वाली बात ये समझ आ गई, बस आज का काम पूरा हो गया, आज के पैसे पूरे हो गए, ठीक है ना। आपको ये समझ आ गया कि कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर इनटू बिजनेस, कोई भी चीज़ ओनर बिजनेस में लेकर आए तो वो कैपिटल है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा टेक्निकल एक बात लिख लें, जो आज तो नहीं, सर्टेनली कल परसों में ये चीज़ काम आएगी। लिखें, इट रिप्रेजेंट्स ओनर्स राइट ओवर एसेट्स ऑफ बिजनेस, इट रिप्रेजेंट्स ओनर्स राइट ओवर एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये बात समझ आती है। अब
एसेट्स क्या होता है इंशाल्लाह थोड़ी देर पता लग जाता है, लेकिन ये डेफिनेशन बस सिर्फ लिख लें। ये मैंने ना फिर कल के लेक्चर में किसी वक्त जाके आपसे रेफर करनी है, फिलहाल नहीं, ठीक है। लिखवा इसलिए दिया कि जगह नहीं छोड़ते, फिर आप गंद डाल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आज की बात सिर्फ इतनी सी थी, क्या कोई भी चीज़ ओनर जो बिजनेस में लाए वो कैपिटल है, ठीक है ना, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप कहोगे सर ने ये बात भी तो की थी, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, ये इस ट्रांजैक्शन में कैसे अप्लाई होता है? ओनर बिजनेस में कैश लेकर आया, अब बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो ओनर से अलग है। अब बिजनेस के पास कैश आ गया, ओनर की तरफ से कभी नहीं सोचना, फिर हमने देखो हमने अकाउंटिंग किसकी करनी है, बस। तो बिजनेस के जूतों में हमेशा पांव हो हमारे। हर ट्रांजैक्शन को कम से कम पहले हफ्ता 10 दिन तो ये फर्ज अपने ऊपर कर लें कि हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि अकाउंटिंग किसकी करनी है हमने, बिजनेस की, ओनर की नहीं। ओनर के हम अकाउंटेंट नहीं, मुंशी नहीं है। माना कि वो बैठा ऊपर ओनर ही होता है जो सब कह रहा होता है ये कर दो, लेकिन हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसने बिजनेस और ओनर को अलग अलग रखा हुआ। तो हमने अकाउंटिंग किसकी करनी है, बिजनेस, ठीक है ना। तो ओनर बिजनेस में पैसा लाया, ओनर गया बाढ़ में भाई, बिजनेस के बारे में सोचना है हमने, ठीक है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बिजनेस के पास क्या हुआ, कैश आया, और क्या हुआ, हाँ इसको लायबिलिटी कहना नहीं है, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी की भी डेफिनेशन थोड़ी देर में आ रही है, ठीक है ना। हाँ, कैपिटल एक तरह की लायबिलिटी ही तो है, लेकिन ये लायबिलिटी मुमताज है, मुमताज मींस डिफरेंट है, ठीक है, दूसरी लायबिलिटीज, ओके। ये लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है। कैपिटल क्या, कैपिटल किसे कहते हैं जी, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये डेफिनेशन में नहीं लिखना, ये जहां कैपिटल की हेडिंग दी होगी ना ऊपर छोटा सा लिख लोगे लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, अगर डिफरेंट कलर का मार्कर है तो उससे लिख लोगे, ठीक है। पर्चे में सिर्फ ब्लैक मार्कर, ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करना है, लेकिन क्लास के अंदर ब्लू भी रख लिया करें, रेड भी रख लिया करें, ब्लैक से लिखते जाया करें, ब्लू से रेड से कोई अंडरलाइन करना, कोई निशान लगाना, कोई इंपॉर्टेंट बात लिखना, वो कर लिया करें। सर हम एक ले हैं तो बड़ी बात है, कैसी बातें कर रहे हैं, कौन से जमाने में रहते हैं आप, हम 3 बॉल पॉइंट, इतना वजन कौन उठाए, वैसे भी रोजे आ रहे हैं आगे, रख लिया करो, ठीक है। अच्छा, क्या बात कर रहा हूं मैं, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, बात क्या कर रहा था मैं, हाँ, तो बिजनेस के पास कैश आया, लेकिन एट द सेम मोमेंट, अब बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, हम बिजनेस के मुंशी हैं, अकाउंटेंट, ठीक है। हम बिजनेस के पॉइंट से सोच रहे हैं कि बिजनेस के पास कैश आ गया, लेकिन ये कैश जैसे ही बिजनेस के पास आया, बिजनेस उसको इस्तेमाल ही करना है, बिजनेस इस्तेमाल होने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट ओनर ने किया ना, वो इस्तेमाल होगा, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन बिजनेस जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद के ऊपर क्या महसूस करेगा, एक बोझ महसूस करेगा कि अगर आज ही सब कुछ ठप हो जाए, बंद हो जाए, तो ये पैसा किसका है, ओनर का, ओनर को वापस जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, ठीक हो गया। तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, लेकिन आसान अंग्रेजी क्या थी, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इनटू, ये साथ आज याद करके जाना है, ठीक है ना। आज पहला दिन है, थोड़ा काम घर पे करना है, ठीक है ना, आधे घंटे में 15 मिनट में रिवीजन हो जाता है, ठीक है। वैसे टाइम खत्म होने वाला हो गया यार, घड़ी भी लगवा दें एक, हैं 6 मिनट तो बहुत कम है यार, चलो कोई बात नहीं, खैर कल तो सिर्फ पढ़ाई है ना, आते साथ ही हैं कैसे टॉन करूँगा प्ले, चलो। अच्छा, तो कैपिटल समझ आ गया। दूसरा हेड है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है जी, लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी है ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस। ओनर की ऑब्लिगेशन, ओनर की ऑब्लिगेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, ओनर की ऑब्लिगेशन से हमें को सरोकार होगा नहीं। हाँ, आगे जाकर ना कुछ दिनों में हम ये देखेंगे कि ओनर की कोई ऑब्लिगेशन बिजनेस पे कर देगा, फिर हम जरूर जो है ना वो अलर्ट होते हैं, क्योंकि बिजनेस जहां इन्वॉल्व हो जाना है, हमने वहां पे अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन को नोट करना है, ट्रांजैक्शन में 2 एंड्स होंगे, देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन कई तरह की हो सकती है, ठीक है, लेकिन चूंकि अभी आज बचपन है, पहला दिन है, इसलिए मैं फिलहाल बात जो कर रहा हूँ वो सिर्फ कर रहा हूँ ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर,
ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। ये नजर आ रहा है हाइब्रिड वालों, ये सही नजर आ रहा है? जरा लिखते हो मुझे थोड़ी सी, ये मिटा के दोबारा लिखूं, ऐसे कर दो, ऐसे सही नजर आ रहा है? वेरी गुड। चले, बहरहाल मैं बोल भी रहा हूँ ना, जिसको नजर नहीं आ रहा वो सुन ले। हैं ऑब्लिगेशन, मैं मिटा के थोड़ी दोबारा लिख रहा हूँ, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। अच्छा, अब थोड़े अरसे बाद ना यहाँ पर एक और चीज भी आएगी, ठीक है? वो और चीज की जगह खाली छोड़ दें, ठीक है? वो होता है जी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज इन फ्यूचर। लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, उलझ जाओगे, पहला दिन है, मत लिखो मत लिखो, बस जगह खाली छोड़ो। मैंने बोला जगह खाली छोड़ो, बस वक्त आने पे लिखवा दूंगा, यहीं पर लिख लेना, जहां बोलूंगा यहां आगे लिख लेना, कोई मसला नहीं है, जगह इसलिए खाली छुड़वा दी। वैसे मिसाल दे देता हूँ, आप भाई साहब जो हैं, आप अकबरी मंडी के अंदर क्या चीज़ आजकल शॉर्ट चल रही है? पेट्रोल। अकबरी मंडी से केड़ा पेट्रोल लेगा? आटा, आटे के व्यापारी हैं आप, ठीक है? मेरे पास आटा नहीं था, ठीक है? मैं एक दुकानदार हूँ छोटा, मैं आपके पास गया, मैंने कहा भाई 2 बोरियां आटे की चाहिए, ठीक है? आपने कहा अभी नहीं है, आने वाला है माल। मैंने कहा अच्छा ये पकड़ो 2 बोरियों के पैसे, ये अपने पास रख लो। अब ये बिजनेस है, ठीक है ना? मैं तो वैसे ही गया, ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे ही इसने मेरे से पैसे रिसीव किए, ये बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन जो है, ये इसके पास क्या आ गया? कैश आ गया। कैपिटल में कौन मुझे देनी है? कैपिटल वाले। मैं ओनर हूं जो इसको मैं कैश दे रहा हूं, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है? नहीं, इसके पास जो कैश आया वो मैंने, कस्टमर ने इसको दिया, मैं इसका कस्टमर हूं, ठीक है ना? आपको समझ नहीं आ रही असल में, मैं यूं समझाता हूं। मैं अकबरी मंडी में बैठा हूं, ये मेरे पास आया, अब ठीक है, ठीक है? तो भाई साहब ने आके मुझे 2 बोरियों के पैसे दिए, ठीक है? अब मेरी दुकान के ऊपर क्या ये ओनर है? कैपिटल मत कहो ना, ठीक है? अच्छा, अब जैसे ही मैंने इससे पैसे लिए तो कैश तो आ गया, लेकिन साथ ही एक बोझ महसूस हुआ। क्या? फ्यूचर में जब आटे की बोरियां मेरे पास पहुंचेंगी तो ये 2 इसकी अमानत होंगी, इसको देनी है, बोझ महसूस कर रहा हूं, ठीक है ना? तो वो लायबिलिटी टू प्रोवाइड गुड्स इन फ्यूचर होता है। खबरदार किसी ने लिखा तो वक्त आने पे लिखना, ठीक है? अभी छोड़ दो, अभी सादा बात। लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस। क्या ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, ठीक हो गया? अच्छा, अब ये लायबिलिटी जो होती है, ये डस्टर नहीं है यहाँ पे, पड़ा नीचे है डस्टर। मैं पूरी बात सुनी नहीं आपने, मैं ये कह रहा था डस्टर नहीं है, मतलब। अच्छा जी, अब लायबिलिटीज जो है वो 2 तरह की हो सकती हैं। अगर ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी है ऑब्लिगेशन, ठीक है ना? ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, लिख ही देता हूं क्योंकि तस्वीर भी खींचनी थी ना आपने। ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। तो ये 2 तरह की हो सकती है, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी 2 तरह की हो सकती है। अगर तो आपने लायबिलिटी जो है वो अगले 1 साल के अंदर, आज खड़े होकर देखें, अगले 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, तो इसको कहा जाता है करंट लायबिलिटी। क्या कहा जाता है जी? अकाउंटिंग के अंदर फोरसीएबल फ्यूचर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। फोरसीएबल फ्यूचर कहते हैं आज खड़े होकर अगले 12 महीनों को। आज खड़े होकर अगले 12 महीनों को क्या कहा जाता है जी? फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है? तो जो लायबिलिटी आपके ऊपर है, जिसको आपने, अभी आसान रखते हैं, पे करके उतारना है, और वो पे आपने करना है अगले 12 महीनों के अंदर अंदर, तो ऐसी लायबिलिटी को कहा जाता है करंट लायबिलिटी, ठीक है जी? तो अगर मैं यूं लिख देता हूं, अगर लायबिलिटी की लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर है, ये क्या होता है जी? ये लेस देन समझ आ रहा है ना? ये लेस देन होता समझ आ रहा है? ठीक है, 1 ईयर। अच्छा यार, नहीं 1 ईयर ही लिखूंगा मैं, ज़्यादा आसान है। अगर लाइफ 1 साल से कम हो तो इसे हम कहते हैं जी ये करंट लायबिलिटी है। और अगर आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है उसको आपने पे करना है और वो पेमेंट फोरसीएबल फ्यूचर में नहीं होने जा रही है, बल्कि अगले 12 महीने के बाद जाकर होनी है, तो ऐसी
लाइबिलिटी को जिसकी लाइफ मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए, ये आसानी के लिए लिख रहा हूँ, वरना तो आपको पता ही है मुश्किल बात मैंने कर ही दी कि आपने लाइबिलिटी को पे करना है 12 महीने के बाद पे करना है अगर, तो इसको लाइफ कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो इसको कहा जाता है जी नॉन करंट लाइबिलिटी। मिसाल के तौर पे बैंक लोन फॉर 5 years, हमने बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, तो हमने ये लायबिलिटी बैंक जैसे ही पैसे आए इस्तेमाल तो करने हैं, लेकिन जैसे ही पैसे रिसीव करेंगे खुद पे बोझ महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं समझ आ रही? बस कर दूं पढ़ाना? समझ आ रही है? हमने बैंक से लोन लिया, उधार पे पैसे लिए, तो क्या हम मतलब हम का मतलब क्या हुआ करेगा? बिजनेस, ये याद रखना, ठीक है ना। तो हमने जो बैंक से लोन लिया, बिजनेस जो बैंक से लोन लिया, पैसे लिए, तो जैसे ये पैसे आए क्या बिजनेस खुद पे बोझ महसूस करेगा या खुशियां मनाएगा? भाई कल को ये वापस भी करने हैं, लेकिन ये वापसी कब होनी है? 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल के लिए लोन मिला है, तो इसलिए हम इस बोझ को कहेंगे ये नॉन करंट बोझ है, ठीक है। और अगर बैंक से लोन लिया लेट्स से 6 months, 6 महीनों के लिए बैंक से उधार लिया, तो है तो ये भी बोझ, लायबिलिटी है, लेकिन इस लायबिलिटी को हमने अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? ये करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी होती है, उसको कहते हैं जी क्रेडिटर। क्या कहते हैं जी? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? तो सोच के बताना। जिसने हमें उधार पे चीज दी हो, जिसने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हमने पैसे नहीं लिए, हमने किसी से चीज ले ली उधार पे। भाई ये पेन मुझे दो, टक लगा के दो, बेचना है मैंने। ये पेन मुझे दो, ये मैं बेचूंगा, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं, आपको बाद में दे दूंगा। इजाजत है? अब ये पेन मेरा हो गया, मैंने खरीद लिया, इससे खरीद लिया, ये पेन मेरे पास है, पेन आ गया मेरे पास। इस पेन की वजह से खुद को मैं लायबल फील करूं या एंटाइटल्ड? बोझ महसूस करूं या खुशियां मनाऊं? बोझ किस चीज का? ये जो पेन मैंने आज इससे बगैर पैसे दिए लिया है, कल को मुझे इस पेन के अगेंस्ट पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? वो बंदा जिससे हमने उधार पे चीजें खरीदी हों, गुड्स आगे बेचने के लिए, ये बड़ा जरूरी है, आगे बेचने के लिए गुड्स खरीदी हों, लेकिन खरीदी किस पे हो? उधार पे, तो बोझ महसूस होगा ना। तो क्रेडिटर की डेफिनेशन लिखो। क्रेडिटर क्या होता है जी? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन। यार क्या यार, टाइम भी पूरा नहीं हुआ, शक्लें दिखाने लग जाते हो, पता भी आदत सिरा नाल जानिया ने जी। कहाँ थे हम? हाँ, क्रेडिटर इज अ पर्सन, ये देखो क्या नाम है तुम्हारा? सादुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सादुल्ला। सादुल्ला इज माय क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड। मैंने चीज बेची है? नहीं, खरीदी है चीज, और खरीदी है पैसे दिए बगैर, उधार में। इसने मेरे ऊपर एतमाद करते हुए मुझे उधार पे ये पेन दे दिया, अब मुझ पे एक बोझ है कि मैंने इसके पैसे देने हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, सही है। चलो, और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है लायबिलिटी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा आपको कि इसने मुझे, सादुल्ला ने मुझे जब पैसे दिए थे, ठीक है, सादुल्ला नहीं, आपको और तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान ने मुझे पैसे दिए थे बोरियों के लिए, तो मैं खुद को लायबल फील कर रहा था ना। अब ये क्रेडिटर नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? ये जब कोई ट्रांजैक्शन आएगी तब बताऊंगा। वैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं, बड़ा छोड़ो। तो ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यहाँ पे चीजें आती जाएंगी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। ये तो सिर्फ बस अभी बेस बना रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज इधर साथ ही करते चले।
बॉल पॉइंट और कलर का नहीं है भाई, बॉल पॉइंट ना ब्लू और रेड भी रखवा दें काइंडली अगली क्लास में। कैपिटल क्या है? बिजनेस में ओनर कुछ भी लेकर आए। इसी के साथ ही एक कॉन्सेप्ट है ड्राइंग्स का, वो भी साथ ही कर लें। कैपिटल क्या है? बिजनेस में ओनर कुछ भी लेकर आए। तो ड्राइंग्स क्या है? बिजनेस से ओनर कुछ भी ले जाए। अब चूंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसलिए ओनर बिजनेस में कुछ लाएगा या ले जाएगा। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बंदूक पकड़ के बैठा होगा अकाउंटेंट। ये ओनर, ये बिजनेस, ये ओनर, ये बिजनेस, दरमियान में अकाउंटेंट, हाथ में तलवार, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की। जो भी ओनर से बिजनेस की तरफ जाएगा वो कहेगा वो कैपिटल, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है कल बता दूंगा, क्लास खत्म हो गई है माजरत, ठीक है। चाहे वो कैश है, कुछ भी ओनर से बिजनेस की तरफ गया वो क्या है? कैपिटल। और जाहिर है ओनर ने बिजनेस किया है तो घर का खर्चा वहीं से चलाना है ना उसने, हैं कि बिजनेस से पैसे निकाल ही सकता नहीं जी, नहीं, वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। आपने ओनर बिजनेस को पैसे दे दिए, अब आप कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा होता है? नहीं भाई, उसको अपनी जरूरत के लिए जो पैसे भी चाहिए होंगे निकालेगा। उसको मैंने अगर बेकरी बनाई है तो सुबह का नाश्ता, मैं गोरमे की बेकरी मैंने बनाई है, सुबह का नाश्ता घर भेजने के लिए मैं केक सैंडविच से खरीद के नहीं बेचूंगा कि नहीं जी नहीं, मुझे अपनी दुकान से तो खरीदने की इजाजत ही नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं। तो मैं कैश भी दराज से निकाल सकता हूँ जरूरत पड़ने पर अपनी दुकान के। मैं अपनी दुकान से चीजें भी उठाकर घर ले जा सकता हूँ। मैं अपनी दुकान से कोई इस तरह का एसेट भी लेकर जा सकता हूँ, एसी लगाया हुआ घर ले जाऊं, ठीक है। तो ओनर बिजनेस में कुछ भी लाए, कैपिटल। ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाल कर ले जाए तो वो क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के लिए लिखें, कोई नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, कैपिटल / ड्राइंग्स मैंने लिख दिया है। नंबर लगाना चाहे तो लगा, लेकिन ये कोई अलग हेड नहीं है, ये बस दोनों कॉन्ट्रा है ना, इसलिए मैंने इकट्ठा ही लिख दिया। असल में अकाउंटिंग हेड क्या है? ठीक है। ओनर बिजनेस में कुछ भी लाए वो क्या है? कैपिटल। और कुछ ले जाए वो क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का लिखना है तो लिख लें, ड्राइंग्स का होती हैं विदड्रॉल्स, विदड्रॉल्स, विदड्रॉवल्स, विदड्रॉल्स। मैंने चलो withdrawals by owner from the business। मैंने इसमें ये नहीं कहा अमाउंट्स withdrawn, कैश ले जाए, गुड्स ले जाए, फिक्स एसेट ले जाए। फिक्स एसेट क्या होता है? एसेट क्या होता है तो कल बताना है, अभी पता ही नहीं है आपको, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी ले जाए बिजनेस से वो क्या है? ड्राइंग। इसलिए मैंने विदड्रॉल्स लिख दिया, कुछ भी बिजनेस से ओनर निकाल कर ले जाए। तो विदड्रॉल्स बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। अच्छा जी, 2 हेड्स हो गए। वैसे मैं लिख रहा हूं, अब करना क्या है कल इंशाल्लाह आते ही। एसेट क्या होता है, फिर इनकम क्या होती है, और एक्सपेंस क्या होता है। ये 3 हेड्स रह गए हैं। ये इंशाल्लाह पहले हाफ एन आवर के अंदर इंशाल्लाह ये पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है हम इन हेड्स को पढ़ने के बाद इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और उसमें एनालाइज करेंगे कि इन 5 में से कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मैंने किताब बंद करने का बोला है आपको, जब तक मैं नहीं कहूँगा किताब इसने बंद की ना तो खैर नहीं है उसकी। हाइब्रिड वालों, ये दीवार के उस तरफ बैठे हो, खबरदार, ये ना समझना कि दूर बैठे हो। ऑनलाइन वालों वाली मौजें नहीं तुम लोगों की। इनकम और लाया सॉरी एक्सपेंस, ये सब क्या है, ये तीनों क्या है इंशाल्लाह कल बताऊंगा, अभी नहीं समझ आनी चाहिए आपको। ये 2 की बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है कैपिटल या ड्राइंग में, कोई क्वेश्चन है लायबिलिटी में तो मेरे से पूछें ताकि क्लास एंड कर लें फिर। जी बेटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों की तरफ से आ जाता है जी, एग्जैक्ट 12 महीने हो तो क्या होगा, तो उसको करंट में ही रख लेना। वैसे कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है, लेकिन 1 साल से ज्यादा जब चीज हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इक्वल का निशान डाल नहीं रहा, ऐसे हो गई इसमें इक्वल है इसमें, ठीक है ना। आप अगर डालना चाहते यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर कर लो, लेकिन फिर ये ना आप यहाँ पे भी गलती से डाल लो, इसलिए मैं ये लिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। आपको बता रहा हूँ पूरे 12 महीने भी होंगे तो क्या है? करंट लायबिलिटी है, ठीक है। 12 महीना 1 दिन हुआ तो नॉन करंट। बड़े होकर ना आगे टॉपिक्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक आएगा, बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक आएगा, लोन्स आएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट।
ऐसा भी होगा कि लाइबिलिटी एक ही होगी, कुछ करंट कुछ नॉन करंट भी होगी, सीखेंगे उसको अलग अलग करना भी वक्त आने पर। बहरहाल और कोई क्वेश्चन? लाइबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग। लाइबिलिटी एक तरह की लाइबिलिटी है, लेकिन ये दोनों मैंने कहा था मुमताज हैं। ये कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है, ये लाइबिलिटी है टुवर्ड्स अदर्स। बैंक से पैसे लिए, भाई साहब सादुल्लाह से उधार पे चीजें ली, ये पैसे बैंक को वापस करने हैं, ये पैसे सादुल्लाह को हमने देने हैं, है लाइबिलिटी, पर ये टुवर्ड्स ओनर नहीं है, टुवर्ड्स अदर है। तो बस बिल्कुल लाइबिलिटी ही है। बिजनेस पे कैपिटल भी लाइबिलिटी है, बिजनेस पे लाइबिलिटी तो है ही लाइबिलिटी। और क्वेश्चन? और कोई सवाल? जी हाइब्रिड वालों को सवाल? भाई जल्दी से माइक दें, इनको सवाल है तो। क्यों? तो वो सवाल वाले भाई को इधर भेजो जरा जल्दी से। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्लास एंड करनी है, जल्दी आ जाओ। सवाल वाले भाई जल्दी से आ जाओ इधर, साथ ही तो हूं मैं यार। ये क्यों माइक का मसला है? नहीं होना चाहिए था। सुनाई नहीं दिया? चलो भाई क्लास के बाद में उधर ही आ रहा हूं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है जी, आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। ओके, कोई मसला हो कल भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछने से बिल्कुल मना नहीं करता मैं, 10 बार पूछ लो, ठीक है। अगर किसी सवाल का जवाब मौके पे देना है तो मौके पे दूंगा, नहीं तो कुछ डिले करना हो आप लोगों की वजह से ही मैं आपको कह दूंगा कि यार 1-2 दिन में ये बात इस तरह से आ रही है, आप देखोगे वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो सवाल आप बिल्कुल किया करें, सवाल करने पे कोई मना नहीं है। जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना। आज तो बातें इतनी ज़्यादा गपशप ही थी, इंशाल्लाह ज़्यादा पढ़ाई तो कल से ही होगी ज़िंदगी, तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।